नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हरित क्रांति में तेजी। चीन में नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री में जोरदार उछाल। पारंपरिक अफ्रीकी चिकित्सा की बढ़ रही है लोकप्रियता। अब समाचार विस्तार से। चीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हरित क्रांति लाने के लिए हर संभव कोशिशें कर रहा है। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी, सेंट्रल कमेटी और स्टेट काउंसिल के नए निर्देशों के मुताबिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचा बनाने और कम कार्बन वाले वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दो पहलू शामिल किए गए हैं। पहला, जिसमें ग्रीन एनर्जी और नई तकनीक को तवज्जो देना, खासतौर पर स्टेशनों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और हाईवेज को अपग्रेड करके एनर्जी दक्षता में सुधार करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना शामिल है। वहीं दूसरा पहलू कार्बन उत्सर्जन करने वाले वाहनों का कम इस्तेमाल करना है। इसके लिए चीन नई ऊर्जा वाहनों को बढ़ावा देगा और शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिजलीकरण को बढ़ाने की योजना बनाएगा। चीन में एक मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी ने 3D प्रिंटिंग में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यह प्रिंटर आधे घंटे से भी कम वक्त में प्लास्टर बना और लगा सकता है। आपको बता दें कि देश की सिचुआन प्रांत की राजधानी चंगतू की वेस्ट चाइना पेटेक नाम की कंपनी ने दुनिया की पहली 3D हाई स्पीड प्रिंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर इस उपकरण को बनाया है। यह प्रिंटर इमरजेंसी में बहुत तेजी से बाहरी प्लास्टर बना सकता है, जिससे रोगियों को चोट से उभरने में मदद मिलेगी। ये दुनिया का पहला 3D HSP प्रिंटर है। आमतौर पर मशीनों को प्रिंट करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन यह करीब 20 मिनट में ही काम पूरा कर लेता है। फिलहाल चीन में 16 प्रांतों और क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन में नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री में काफी तेजी देखने को मिली है। आंकड़ों की माने तो ऐसा पहली बार हुआ है जब ईंधन से चलने वाले वाहनों के मुकाबले नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री ज्यादा हुई है। चीन में उपभोक्ताओं को नए ऊर्जा वाहन खासा लुभा रहे हैं। चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि पिछले महीने ऐसे वाहनों की लगभग 8.78 लाख यूनिट बेची गई, जो पिछले साल के मुकाबले 36.9% ज्यादा है। नई तकनीक और प्रतिस्पर्धी कीमतें चीन में नई ऊर्जा वाहनों के विकास को तेजी से बढ़ावा दे रही हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई ऊर्जा वाहन बाजार में लगातार बढ़ेंगे, जिसमें चीनी ब्रांड देश विदेश में अपने पैठ बनाने के लिए तैयार है। पूर्वी चीन के चेजियांग प्रांत में चीन के हॉलीवुड के तौर पर मशहूर हंगतियन वर्ल्ड स्टूडियो में जाकर अपने फेवरेट टीवी एक्टर की भूमिका निभाना और देखना दर्शकों को खूब लुभा रहा है। आपको बता दें कि हंगतियन वर्ल्ड स्टूडियो में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों और टीवी ड्रामा की शूटिंग हो चुकी है और यहाँ लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ द पैलेस ऑफ एम्परर छिन के शूटिंग सेट पर उमड़ रही है, जहाँ सभी लोग अपनी फोटो खिंचवाने आते हैं। इसके अलावा यहाँ कई हानफू कपड़ों की दुकानें भी हैं, जो फोटोशूट के लिए लोगों को मेकअप करके उन्हें तैयार करते हैं। इस मौके पर कई होटल लोगों को पर्यटक स्थलों की टिकटों पर भारी छूट भी दे रहे हैं। इन दिनों पारंपरिक अफ्रीकी चिकित्सा काफी तेजी से अपने पैर पसार रही है। आपको बता दें कि इसमें स्वदेशी हर्बल उपचारों को आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए अफ्रीका के कई हिस्सों में इसे पसंद किया जाता है। लेकिन जड़ी बूटियों, पौधों, खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले इस उपचार को नियम, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करीब 80% अफ्रीकी उपचार इसी प्रणाली पर निर्भर हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पारंपरिक अफ्रीकी चिकित्सा से जुड़े कई कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता है और साथ ही इस पेशे में नकली डॉक्टरों की घुसपैठ को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक ब्राजील ने साल 2023 में चीन में अपने कॉफी निर्यात को रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंचाया। इस साल की पहली छमाही में चीनी उपभोक्ताओं को ब्राजीलियाई कॉफी के 5.1 लाख से ज्यादा बैग डिलीवर किए गए। दक्षिण पूर्वी ब्राजील के मिनास गेरेस राज्य में सांता इजाबेल फजेंडा नामक कॉफी फार्म में करीब 42,000 कॉफी के पेड़ 40 अलग अलग किस्मों की कॉफी चेरी पैदा कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही इस फार्म में उगाए गए कॉफी बीन्स ने चीनी बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि 2022 तक ब्राजील के कॉफी निर्यात की सूची में चीन 22वें नंबर पर था, लेकिन अब 6ठे स्थान पर आ गया है। 19 साल के कनाडाई रॉक क्लाइंबर ऑस्कर बॉर्डररैंड करीब 15 सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनका लक्ष्य है साल 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक में भाग लेना। ऑस्कर और उनके भाई ने महज 4 साल की उम्र से ही इस खेल के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी थी।
उन्होंने बताया कि 7 साल की उम्र में उनका परिवार सॉल्ट लेक सिटी चला गया और वहां लड़कों को एक प्रतियोगिता टीम से मिलवाया गया। तभी से उन्होंने अपना लक्ष्य साध लिया था, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वे ओलंपिक्स में भाग लेकर ही रहेंगे। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। चीन की उन्नति, आर्थिक प्रगति और विकास भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण है। जहां भारत साल 1947 में आजाद हुआ, वहां चीन साल 1949 में एक नए चीन के रूप में बनकर उभरा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन लोक गणराज्य की स्थापना हुई और तब चीन ने पुराने कुओमिंगतांग सरकार के चंगुल से खुद को आजाद करवाया। साल 1980 में आर्थिक विकास के मामले में भारत और चीन एक ही पायदान पर खड़े थे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत आगे था, लेकिन आज 44 साल बाद चीन भारत से आगे निकल गया है। चीन ने पिछले 3-4 दशक में जो हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है। यह दुनिया भर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें निर्यात करता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों पर मेड इन चाइना लिखा होता है, जिससे यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चीन एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन गया है। साल 1978 में चीन ने पहला कदम उठाया जब विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोले। चीनी आबादी जिसे विकास की राह में रोड़ा माना जाता था, वही चीन के लिए शक्ति का स्रोत और विदेशी निवेशकों को लुभाने का एक तरीका बन गई। उस समय चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $156 थी और भारत की $206, लेकिन साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $12,556 तक जा पहुंची। वाकई चीन कितनी जल्दी से आगे निकल गया। दरअसल चीन की सूरत बदलने का पूरा श्रेय तंग शाओपिंग को जाता है। साल 1976 में नए चीन के पहले नेता माओ त्से-तुंग की मौत के बाद तंग शाओपिंग ने देश की कमान संभाली। माओ की नीतियों से परे उन्होंने अर्थव्यवस्था को समाजवादी नीतियों से अलग कर दिया, जिसमें विदेशी निवेश और तकनीकी सहायता के साथ साथ निजी संपत्ति के मालिक होने की आजादी दी गई। तंग शाओपिंग का जन्म 22 अगस्त 1904 को चीन के सिचुआन प्रांत के क्वांगान में हुआ था। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। तंग के पिता ने अपने बेटे के विदेश में पढ़ाई करने के निर्णय का दृढ़ता से समर्थन किया। तंग ने उनसे कहा कि वह चीन को बचाने के लिए पश्चिम से ज्ञान और कौशल सीखना चाहते हैं। तंग को पता था कि चीन कष्ट में है और उनका मानना था कि चीनी लोगों को अपने देश को बचाने के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है। जब तंग शाओपिंग ने देश की सत्ता संभाली, तब उन्हें पता था कि चीन को पूरी तरह समाजवादी देश बनाने के लिए पहले उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। इसकी शुरुआत तभी हो सकती है जब चीन की बंद आर्थिक व्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए जाएं। उन्होंने कहा कि चीन लोक गणराज्य की नींव पड़ने के साथ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि हमने उत्पादन बढ़ाने वाले काम पर ध्यान नहीं दिया। समाजवाद का मतलब गरीबी खत्म करना है, न कि गरीबी में जीना। चीन की आंतरिक उठापटक पर काबू पाने के लिए तंग शाओपिंग ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारने की शुरुआत की। उनकी इस उम्दा सोच ने चीन को दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। तंग शाओपिंग ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाने का फैसला किया। दक्षिणी चीन के क्वांगतोंग प्रांत के शनचेन शहर को पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चुना गया। हांगकांग के सबसे पास होने की वजह से यह शहर प्रयोग के लिहाज से उत्तम था। आज शनचेन आसमान छूती इमारतों से भरा हुआ सबसे युवा और तरक्की करने वाला शहर है, जबकि साल 1989 तक यह छोटा सा गांव हुआ करता था जहां सिर्फ मछुआरे रहा करते थे। तंग शाओपिंग ने यहां SEZ की शुरुआत की। यहां उन्होंने प्रायोगिक आधार पर अव्वल दर्जे की सुविधाएं दी। धीरे धीरे शनचेन में कुशल मजदूरों की भरमार होने लगी और निर्यात बढ़ने लगा। निर्यात के कारण ही चीन के पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। विदेशी निवेश को अधिकतम करने के लिए उन्होंने आर्थिक नीतियां बनाई, जिससे निर्यात आय का मुख्य स्रोत बन गया। 4 दशकों के आर्थिक सुधार और खुलेपन के बाद चीन एक नियोजित अर्थव्यवस्था से बदलकर सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था बन गया। इसके अलावा सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था दिनों दिन मजबूत हो रही है। निवेश के माहौल में सुधार के बावजूद बाजार के खुलेपन का पैमाना लगातार बढ़ रहा है और तो और बैंकिंग प्रणाली में तेजी से सुधार जारी है। इन सभी कारणों ने चीनी अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास की मजबूत नींव रखी। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।